हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत आपको एक यूनिट पढ़नी है सामाजिक आंदोलन की, सोशल मूवमेंट की। और आज की इस वीडियो में हम सोशल मूवमेंट के अंतर्गत, सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत महिला आंदोलन की बात करेंगे कि भारत में किस तरह का महिला आंदोलन या वुमेन मूवमेंट रहा था या रहा है। तो सारी बातें होंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी बातें आपके लिए दी गई हैं, सारी बातें आपको बस समझाई जाएंगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको एट द एंड समझ में आ जाएंगी। तो बात करते हैं महिला आंदोलन की, वुमेन मूवमेंट की। तो भारतीय समाज में जाति, वर्ग, धर्म एवं निर्जातीय भिन्नताओं के कारण देश के विभिन्न भागों में महिलाओं का जीवन एवं समस्याएं भी अलग अलग हैं। विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया विभिन्न वर्गों की महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। ऐसे सांस्कृतिक रूप से अलग अलग एवं स्तरित अथवा असमान समाज में महिला आंदोलन के उदय की आवश्यकता महसूस की गई। कहने का मतलब यह है कि अगर हम आज भारतीय समाज को देखें तो भारतीय समाज में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। पहली बात, जो भारतीय समाज है वो जाति के आधार पर भी बटा है, वर्ग के आधार पर भी, धर्म भी भारतीय समाज में कई सारे हैं, निर्जातीय भिन्नताएं हैं, अलग अलग जो क्षेत्रीय इलाके हैं उसमें भिन्नता है। ठीक है, जो असम का एरिया है वो तेलंगाना के एरिया से अलग है। तो कई सारी निर्जातीय स्थानीय भिन्नताएं भी हैं। तो भारत में बहुत तरह तरह की भिन्नताएं हैं और ऐसे में जो महिलाओं का जीवन है उसमें भी कई तरह की समस्याएं हैं। अलग अलग वर्ग में महिलाओं को अलग अलग तरह की समस्याएं मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या पड़ता रहा है। तो इस तरह से महिलाओं को जो समस्याएं जो समस्याएं फेस करनी पड़ रही है उसको दूर करने के लिए और महिलाओं को समाज में एक बराबरी का स्थान दिलाने के लिए भारत में महिला आंदोलन का उदय भी हुआ है और उदय की आवश्यकता भी महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के आवधिक पहलू पर भी विचार की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए प्रारंभिक आंदोलन सुधारवादी आंदोलन थे जिनका नेतृत्व व्यापक स्तर पर पुरुष सुधारवादियों ने किया, जबकि स्तर स्वातंत्र्य यानी कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर स्वातंत्र्य परिदृश्य में जो आंदोलन हुए उनका नेतृत्व महिलाओं ने किया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आवधिक पहलू। आवधिक पहलू का मतलब समय का जो अंतर है उसे हमें देखना है। अगर हम भारत में महिला आंदोलन की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो महिला आंदोलन रहा है भारत में उसमें दो तरह के नेतृत्व देखने को मिले हैं। एक नेतृत्व जब शुरुआती दौर में महिला आंदोलन शुरू हुए थे या महिलाओं से संबंधित जो नियम कानून समाज ने बनाए थे उसमें जो सुधार की बात की गई थी उसका नेतृत्व पुरुष सुधारवादियों ने किया था। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा राजा राम मोहन रॉय वगैरह के बारे में, तो ये कौन थे? ये पुरुष व्यक्ति थे जिन्होंने सुधारवादी आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो सक्रिय रूप से महिलाओं ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जो समाज सुधार आंदोलन हुए उनके लिए राजा राम मोहन रॉय जैसे पुरुष सुधारकों ने, बहुत सारे सुधारक थे। राजा राम मोहन रॉय तो एक बहुत एक पहला नाम है यहाँ पर, हालांकि बहुत दूसरे सुधारक भी सामने आए थे, बहुत पुरुष सुधारक सामने आए थे। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में आई थिंक पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो राजा राम मोहन रॉय या और दूसरे कई सारे पुरुष सुधारवादी थे। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, राजा राम मोहन रॉय का नाम बहुत बड़ा है सुधार में। जब हम भारत में बात करते हैं समाज सुधार आंदोलन की तो उसमें राजा राम मोहन रॉय का नाम सर्वप्रथम आता है और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। कोई नहीं, टॉपिक पर आते हैं वापस से। तो कई सारे पुरुष सुधारकों ने पहल शक्ति दिखाई थी, मतलब शुरुआत की थी महिला आंदोलन की या समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए। उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए उनमें शामिल थे सती, विधवा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, बहुविवाह और प्रथा, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का हनन, बाल विवाह तथा महिलाओं की साक्षरता की आवश्यकता, स्त्री शिक्षा के लिए पुरुषों द्वारा संघर्ष के फलस्वरूप कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए छात्रावास मतलब हॉस्टल्स वगैरह, महाविद्यालय, बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, विधवा आश्रम आदि की स्थापना की गई थी। जैसे कि दोस्तों, जो मुद्दे उठाए गए थे प्रारंभिक जो सुधारवादी थे उनके द्वारा, तो वो मुख्य रूप से जैसे कि सती जो प्रथा थी उसका विरोध किया गया था, विधवा स्त्रियों की जो दुर्दशा थी, उनके साथ जो बेकार व्यवहार किया जाता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, विधवा पुनर्विवाह की बात की गई थी, जो बहु विवाह प्रथा थी इस पर रोक लगाने की बात की गई थी। यहाँ पर लिखा है विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, तो विधवा पुनर्विवाह पर जो प्रतिबंध लगा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। तो ये मुद्दा उठाया गया था।
कि इसके ऊपर से जो प्रतिबंध है वो हटाया जाए। इसके साथ ही महिलाओं का संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, बाल विवाह रोकना चाहिए, महिलाओं को साक्षर बनाया जाना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए थे और उनके प्रयासों के फलस्वरूप यही हुआ कि स्त्री शिक्षा में थोड़ा बढ़ोतरी देखी गई। कई सारे विद्यालय, कन्या विद्यालय बनाए गए और कई सारे मतलब कन्याओं के लिए छात्रावास, हॉस्टल वगैरह की, गर्ल्स हॉस्टल की भी सुविधाएं स्थापित की गई। तो कई सारी चीज़ें की गई थी, विधवा आश्रम वगैरह बनाए गए थे। तो ये हमने सामान्य बातें कर ली महिला आंदोलन से संबंधित। एक हिस्टोरिकली हमने कुछ बातें की, क्योंकि महिला आंदोलन की हम शुरुआत से ही सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। नॉर्मली किस तरह से वर्गीकरण महिला आंदोलन का भारत में किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब है किस तरह बांटा जाता है महिला आंदोलन को। जैसे कि अलग अलग विद्वानों ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण से महिला आंदोलन का वर्गीकरण किया है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, मतलब अपने अनुसार महिला आंदोलन का वर्गीकरण किया है। जैसे कि गेल ऑमवेट महिला आंदोलन को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है महिला आंदोलन की समानता, महिला की समानता के लिए आंदोलन, और दूसरा है महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन। जैसे कि एक विद्वान है गेल ऑमवेट, इन्होंने 1978 में जो महिला आंदोलन है भारत में, इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, दो प्रकार में बांटा है। एक है कि एक महिला आंदोलन वो था जो समानता के लिए था, और एक था महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन। अब ये क्या था, तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा अभी बताऊँ मैं हल्का सा। तो महिला की समानता के लिए आंदोलन का मतलब है कि महिला को एक समान दर्जा मिले, स्पेशली परिवार में, समाज में एक समान स्तर दिया जाए। और महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब यहाँ पर यह है कि अब महिलाओं ने आंदोलन के जरिए ये संघर्ष भी किया कि उन्हें एक बराबर का श्रमिक माना जाए। जैसे कि जब श्रमिक की बात आती है तो महिला को कम वेतन देने का रिवाज भी आप जानते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि महिला उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगी तो उनको कम वेतन भी दिया जाता है। तो ये जो विचार था इसके विरुद्ध में यहाँ पर ये सारी स्वतंत्रता की बात की गई है कि महिलाओं को बिल्कुल बराबरी का स्तर दिया जाए, मतलब एक बराबर का श्रमिक भी माना जाए, और उन्हें स्वतंत्रता हो काम वगैरह करने की भी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके साथ ही एक विद्वान है जाना इव रेट, इन्होंने महिला आंदोलन को नारीवाद की दो विभिन्न विचारधाराओं के, जो फेमिनिज्म का जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग, नारीवाद की विचारधारा के अकॉर्डिंग, इन्होंने दो विचारधारा के आधार पर, नारीवाद की दो विभिन्न विचारधारा के आधार पर इन्होंने बांटा है। एक है निगमित नारीवाद, जो यह दावा करता है कि नारी भी राजनीति में विशेष योग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और दूसरा है उदारवादी नारीवादी, जो पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों की वकालत करता है। मतलब इन्होंने कहा कि दो तरह के नारीवादी आंदोलन या महिला आंदोलन भारत में हुए हैं। एक तो ये है कि जो दावा करता है कि राजनीति में महिलाएं योगदान दे सकती हैं, सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका पॉलिटिक्स में निभा सकती हैं, और दूसरा कहता है कि पुरुषों के बराबर हैं महिलाएं, महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरह पीछे नहीं हैं, तो उन्हें पूरा बराबरी का स्थान दिया जाना चाहिए। तो उदारवादी नारीवाद में और निगमित नारीवाद में वर्गीकृत किया है इन्होंने। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं समाज सुधार आंदोलन एवं महिलाएं, ठीक है। समाज सुधार आंदोलन एवं महिलाएं, भारत में समकालीन नारीवादी आंदोलन का जन्म पिछली शताब्दी में हिंदू समाज के अंतर्गत समाज सुधार आंदोलन के प्रभाव से हुआ। यहाँ हिंदू समाज का वर्ग लिखने का मतलब यह है कि हिंदू समाज में पहले शुरुआत हुई, फिर इसके बाद कई सारे मुस्लिम धर्म में भी कई सारे व्यक्ति निकल कर सामने आए जिन्होंने कई सारी चीज़ों की बात की थी, लेकिन हाँ, हिंदू समाज में शुरुआत पहले हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, जो समकालीन नारीवादी आंदोलन या ये जो महिला आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है वो पिछली शताब्दी में, यानी कि 20वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी, 19वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। जब मैं कहता हूँ 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का मतलब होता है सन 1801 से लेकर सन 1900 तक का बीच का जो समय काल है, इसको हम कहते हैं 19वीं शताब्दी। और जब मैं कहता हूँ 20वीं शताब्दी, तो सन 1901 से लेकर सन 2000 तक का जो काल था, इसको हम कहते हैं 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देखिए, जो समाज सुधार आंदोलन था, अब समाज सुधार आंदोलन तो जब औपनिवेशिक टाइम था, जब अंग्रेज थे, तभी शुरू हो गया था, और उसी दौरान कई सारी घटनाएं घटी थी। तो वही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि समाज सुधार आंदोलन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या सुधार हुए थे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि पिछली शताब्दी में सुधार शुरू हो गए थे, मतलब 19वीं 20वीं शताब्दी में समाज सुधार शुरू हो गए थे, स्पेशली हिंदू समाज के अंतर्गत शुरुआत हो गई थी। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे,
गोविंद रानाडे, भैराम जी मालबारी जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं का दमन करने वाली मौजूदा धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। उनके दबाव से ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा के विरुद्ध, स्त्रियों के पुनर्विवाह, बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध आदि अनेक कानून लागू किए। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में भी प्रयास किए गए। इनमें से कुछ मुद्दे वर्तमान शताब्दी में भी महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रमुख व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम निकलकर सामने आए, जिन्होंने महिलाओं के बराबर अधिकारों की बात की, जो मतलब कुरीतियाँ वगैरह थी उस पर इन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय आप देख सकते हैं, डायरेक्टली इन्होंने जो अंग्रेजी सरकार थी उससे संपर्क करने का प्रयास किया था पूरी तरह। जो अंग्रेज जो प्रमुख अधिकारी थे ये उनसे मिले थे और इन्होंने सती प्रथा पर पूरी तरह रोक भी लगवाई थी। ठीक है, इन्हीं का एक बहुत बड़ा योगदान था सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए। जो कानून बनाए गए थे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें इनका राजा राम मोहन रॉय का एक बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी विचारकों के बारे में पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकता सारी बातें। लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि इन सभी व्यक्तियों ने प्रमुख रूप से समाज सुधारक थे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार पर कई तरह के दबाव डाले कि जो भारत में जो कुरीतियाँ वगैरह हैं उसके लिए सरकार कानून बनाए। ठीक है, तो और सरकार ने कानून बनाए भी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाए भी गए थे। और ये जो मुद्दे हैं ये आज भी कई तरह से प्रभावित करते हैं। आज भी कई, जैसे कि बाल विवाह हो गया या पुनर्विवाह, कम नॉर्मली पुनर्विवाह वगैरह तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ जैसे शिक्षा वगैरह की अगर हम बात करें तो आज भी ये जो मुद्दा है बालिकाओं की शिक्षा वगैरह का, तो आज भी इम्पॉर्टेंट है ये मुद्दा। इसके साथ ही महिलाओं के राजनीतिक अधिकार जैसे कि समान वयस्क मताधिकार तथा विधानसभा में प्रतिनिधित्व की मांग महिला प्रतिनिधियों ने की, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला। महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय महिला संघ, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और जैसे महिला संगठन 1920 के दशक में सामने आए। देखिए दोस्तों, फिर आगे चलकर 1920 के दशक में या 19वीं 20वीं शताब्दी में कई महिला संगठन भी आए। स्पेशली जो दो महत्वपूर्ण संगठन हैं वो है भारतीय महिला संघ और है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। मतलब इस समय तक थोड़ा जो महिलाओं का जो मतलब समूह था वो भी थोड़ा जागरूक हो चुका था अपने अधिकारों के लिए, इसीलिए ये संगठन अस्तित्व में आए। अब पहले क्या था, पहले प्रमुख जो सुधारवादी थे वो पुरुष थे, लेकिन अब कई सारी महिलाएं भी निकलकर सामने आने लगी। जैसे कि आपने पंडिता रमाबाई का नाम सुना होगा, या दूसरी कई सारी जो महिलाएं थी वो उभर कर सामने आई, जिन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई। पंडिता रमाबाई तो खुद भी एक ब्राह्मणी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई तरह के जो जाति वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में जो भेदभाव थे उसको ख़त्म करने का प्रयास भी किया था। महिलाओं की जो स्थिति, दयनीय स्थिति थी, उसके लिए आवाज़ उठाई थी। तो बहुत सारी जो महिलाएं थी वो निकलकर सामने आ रही थी इस समय तक, और उनके द्वारा फिर नेतृत्व लेने का प्रयास किया गया। और जो राजनीति है इसमें महिलाओं का प्रतिनिधि की बात की गई, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात की गई कि उन्हें भी पार्टिसिपेशन करने का पूरा अधिकार हो, मतदान देने का उन्हें अधिकार दिया जाए। तो ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे महिलाओं के द्वारा उठाए गए थे। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संघर्ष एवं महिलाएं। अब स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था उस दौरान किस महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो देखिए दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अपर्णा बसु, मनमोहन कौर, रजनी अलेक्जेंडर, उमा राव, मीरा देवी तथा कुछ अन्य विद्वानों ने स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की भूमिका का निरीक्षण किया। कुछ विद्वानों का निश्चयपूर्वक यह कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को उनके स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता की है, क्योंकि नारीवाद और राष्ट्रवाद निकटतम रूप से संबंधित है। मतलब कहने का यह है कि जो नारीवाद है, मतलब महिला जो आंदोलन है, और जो देश प्रेम है, ये दोनों ही काफ़ी गहराई से जुड़े हैं। इसीलिए जो मतलब जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई थी। यहाँ पर कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको महिलाओं के नाम दिखाई दे रहे हैं, ये महिलाएं आज़ादी के बाद की महिलाएं हैं, जिन्होंने, मतलब आज़ादी के बाद कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आज़ादी के बाद महिलाओं के बारे में कई सारे अध्ययन किए, रिसर्च वगैरह की, उसके बाद इन्होंने कई सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। तो इन्हीं की रिसर्च को ही हम पढ़ रहे हैं एक तरह से, कि आज़ादी के दौरान महिलाओं ने कैसी भूमिका निभाई थी। तो देखिए, एक गृहिणी की सामाजिक भूमिका को अस्त व्यस्त किए बिना उन्हें सामाजिक जनजीवन में शामिल करने की गांधी जी की विचारधारा तथा महिलाओं की सक्रियता के लिए उनके प्रयास भी स्वतंत्रता संघर्ष में स्त्री सहभागिता में सहायक सिद्ध हुए। सुभाष चंद्र बोस ने भी महिला राष्ट्रीय संघ नामक महिला संगठन की स्थापना की, जिसे
जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए दोस्तों, गांधी जी का विचार था कि महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया जाए, ठीक है। और गांधी जी चाह रहे थे कि जो महिला एक घरेलू महिला के रूप में जो कार्य कर रही हैं, उनकी घरेलू स्थिति को बिना बिगाड़े, ऐसा ना हो कि उनकी घरेलू स्थिति खराब हो जाए, उनको बिना बिगाड़े महिलाओं को सक्रिय रूप से आंदोलन में भी शामिल किया जाए, ऐसा गांधी जी का विचार था। साथ में ही महिलाओं के खुद की भी सहभागिता थी, उन्होंने खुद भी संघर्ष किया राजनीति में या स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता लेने के लिए। तो इस कारण से भी महिलाओं का जो मतलब योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था स्वतंत्रता आंदोलन में। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस जैसे भी जो नेता थे, स्पेशली सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें तो उन्होंने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना मतलब संगठन बनाया था एक। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि महिलाएं प्रमुख रूप से आंदोलन में शामिल हुई। अपर्णा बसु के अनुसार भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं को राजनीतिक सहचर के रूप में स्वीकार किया गया तथा उन्हें सहभागिता के लिए समान अवसर दिए। मतलब सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाले, दिए गए ये निष्कर्ष पर्याप्त प्रमाणों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रत्यक्ष उदाहरणों के आधार पर उपलब्ध हुए हैं। अब यहाँ पे जो अपर्णा बासु ने जो हमारे सामने निष्कर्ष रखे हैं वो प्रत्यक्ष उदाहरण के बाद ही रखें, साफ तौर पर इनको जो उदाहरण दिखा है उसके बाद ही यहाँ पे सारी बातें ये कह रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो महिलाएं थी उनको स्वतंत्रता संघर्ष में एक राजनीतिक सहचर के रूप में, मतलब राजनीतिक रूप से सात पुरुषों के साथ चलने वाले के साथी के रूप में स्वीकार किया गया और उन्हें राजनीति में समान अवसर भी दिया गया उन सहभागिता का। इसके साथ ही जो गोविंद कैलकर हैं, इनका मत है कि स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं को इसलिए सक्रिय किया गया क्योंकि वे अहिंसक संघर्ष के संचालन में समर्थ थीं। उनका दृढ़ कथन है कि स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की भूमिका एक सहचर की अपेक्षा एक सहायक की थी। सहचर की अपेक्षा एक सहायक की भूमिका थी, ऐसा इन्होंने कहा। कहने का मतलब यह है कि सहचर मतलब एक साथी हो गया और सहायक मतलब आप समझ लो और भी ज़्यादा अच्छा, मतलब पूरी तरह बराबरी का ही समझ लो। तो एक काफ़ी ज़्यादा इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने महिला आंदोलन ने या जो महिलाएं थी उन्होंने एक सहायक के रूप में अपना काम किया, योगदान दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वतंत्रता संघर्ष था इसमें महिलाओं ने पूरी सहायता की, पूरी तरह एक योगदान दिया, ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके साथ ही गोविंद कैलकर ने कहा कि महिलाओं को इसलिए भी सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल किया गया क्योंकि महिलाओं का स्वभाव अहिंसक होता है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो महिला अहिंसक होती है, तो इसलिए भी महिलाओं को शामिल किया गया, ऐसा इनका मानना रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम आज़ाद भारत में कुछ आंदोलन को देख लेते हैं। नारी आंदोलन मतलब यहाँ पे महिला आंदोलन से ही है, तो आप महिला आंदोलन लिख सकते हैं। तो आज़ाद भारत में एक दो आंदोलन हुए हैं कुछ बहुत बड़े लेवल के, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। वैसे तो अगर मैं सभी को ऐड करूँ, सिलेबस में भी आपकी सभी ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें हकीकत की तो कई सारे आंदोलन के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे देखने को, जो स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन के रूप में आपको देखने को मतलब मिल सकते हैं। बहुत सारे आंदोलन देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक आंदोलन की यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनना सारी बातें, पहले मैं रीड करूँगा उसके बाद ही आपको सारी बातें समझ आ पाएंगी। पहले रीड करूँगा तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे। पिछले 3 दशकों में स्वायत्त महिला संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए अनेक छोटे एवं बड़े संघर्ष उभरे, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 3 दशकों में, आप 3 दशकों का मतलब यह है कि आज से लगभग 30 साल पहले, ठीक है। लेकिन आप ऐसे यहाँ पे 3 दशक के जरिए आप कुछ मत लिखिए, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि पिछले कई दशकों में स्वायत्त महिला संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए अनेक छोटे एवं बड़े संघर्ष उभरे, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्त्री संबंधी मुद्दों पर उनकी उन्मुक्ति के प्रश्न को उठाया। दुष्कर्म, कार्यस्थल पर यौन शोषण, घरेलू एवं सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा के ऐसे बड़े मामले हैं जिनके लिए महिलाओं ने लघु एवं दीर्घ स्तर पर संघर्ष किए। अब देखिए दोस्तों, अब महिलाओं ने कई जगहों पर संघर्ष किया है। घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र में कई तरह की हिंसा हो जाती है, पब्लिक प्लेस पर, या यौन शोषण होता है कार्यस्थल, ऑफिस वगैरह में, कार्यस्थल वगैरह में दुष्कर्म वगैरह के कई सारे मामले आते हैं। तो इन सभी के खिलाफ महिला जो संगठन है उन्होंने स्वतंत्र रूप से कई तरह के आंदोलन किए हैं या आवाज़ उठाई है, ठीक है। अब इसी के चलते यहाँ पर आप आगे देखिए, एक केस आता है यहाँ पर, आप देखिए 1978 में
1978 79 की लगभग घटना है। तो 1978 में मथुरा बलात्कार कांड के साथ ही शहरी मध्यवर्गीय महिलाएं प्रदर्शन, धरने, जन याचिकाओं आदि द्वारा भड़क उठी। महाराष्ट्र की एक 14 वर्षीय लड़की मथुरा का एक पुलिस थाने में शीलभंग किया गया। इस अपराध के दोषी 2 पुलिसकर्मियों को निम्न न्यायालय एवं बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विमुक्त कर दिया गया। न्यायाधीशों का मत था कि मथुरा ने स्वेच्छा से लैंगिक संपर्क को स्वीकार किया है। विभिन्न शहरों की महिलाओं ने इस घटना एवं न्यायाधीशों के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने जुलूस निकाले और जनसभाएं की व सांकेतिक अभियान चलाए। देखिए दोस्तों, एक केस आता है 1978 का, मथुरा बलात्कार के कांड था ये। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक महाराष्ट्र की 14 वर्षीय एक आदिवासी लड़की होती है। तो किसी एक मामला होता है नॉर्मली, तो इसको बुलाया जाता है थाने में और नॉर्मली चीज़ें होती हैं। नॉर्मली इस समय तक तो एक थाने में नॉर्मली बुला लिया जाता है, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। महिला में क्या सॉरी थाने में क्या होता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। इसे कई सारे मतलब कहने का यह है कि एक नॉर्मल केस के लिए ही लड़की को थाने बुलाया जाता है और लड़की का जो परिवार वगैरह होता है उसको बाहर कर दिया जाता है और रात का ही समय होता है। तो और लड़की के साथ रेप हो जाता है। ये 14 से 16 साल की लड़की होती है, ठीक है, जिसका नाम मथुरा कहा गया। हालांकि नाम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, तो इसीलिए तो यहाँ पे मथुरा नाम से ये इस लड़की का नाम रखा गया इस केस के लिए। तो ऐसा हो जाता है। और ये कौन करता है? तो 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा ये बलात्कार किया जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक पुलिस थाने में ऐसी घटना होती है तो जो अपने आप में मतलब पूरी दिल दहला देने वाली घटना है और एक बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। लड़की की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत बड़ी घटना थी, बहुत ही निम्न कोटि की, बहुत ही मतलब क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बहुत ही बुरी घटना हुई थी। अब ऐसे में दिक्कत अब ये हो जाती है कि जो निम्न अदालत होती है, जो निचली अदालत होती है, वो इन दोषियों को रिहा कर देती है, ठीक है। अब हो सकता है कि अब मैं इनको दोषी कह रहा हूँ, आप लोग सोचे कि जब रिहा हो गए तो आप दोषी क्यों कह रहे हो, लेकिन काफ़ी हद तक आप भी मेरी बात से सहमति रहेंगे। देखिए निम्न अदालत क्या करती है कि इन पुलिसकर्मियों को छोड़ देती है, कहती है कि जो भी मतलब हुआ है ये, तो इसमें जो मथुरा थी इसी की मर्जी थी, ऐसा कुछ कह दिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा फिर हाई कोर्ट में मामला जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट में मामला जाता है, मथुरा केस ये हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में इन पुलिसकर्मियों के ऊपर मतलब इन पुलिसकर्मियों के ऊपर सज़ा सुना दी जाती है। लगभग 5 साल के आसपास की सज़ा इन पुलिसकर्मियों को सुनाई जाती है और मथुरा के पक्ष में पूरी तरह फैसला दिया जाता है। लेकिन फिर ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में यही कहा जाता है जो निम्न अदालत के जैसा कि निम्न अदालत ने छोड़ दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तरह इन जो भी ये पुलिसकर्मी थे इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इसमें जो मथुरा थी उसने खुद ही स्वयं मतलब अपने आप ही स्वेच्छा से लैंगिक संपर्क बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था। इसका मतलब ये था कि अब आगे किसी अदालत में ये केस नहीं जा सकता। तो अपने आप में ही थोड़ा निराशाजनक फैसला लगा था लोगों को, पूरी तरह निराशाजनक फैसला था ये। तो पूरी तरह तो विरोध नहीं कर सकते हैं निकल कर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फिर भी महिला संगठनों ने अपनी पूरी कोशिश की या कई सारी याचिकाएं दायर की गई। याचिकाओं के जरिए महिला संगठनों ने या कई सारे जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कई सारे सवाल भी पूछे, सरकार पर भी दबाव डाला, कई सारे मतलब जुलूस निकाले गए, बहुत सारी चीज़ें की गई। महिला आंदोलन ने प्रमुख भूमिका लेते हुए मतलब एक सक्रिय ढंग से इस घटना के बाद एक सक्रिय ढंग से आंदोलन किया, जिसके कारण एक प्रभाव ये हुआ कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित या ऐसे केसों से संबंधित कई सारे नियम बनाने पड़े। सरकार को कई सारे ऐसे नियम बनाने पड़े जिससे कि ऐसी अगर घटना होती है तो जो पीड़िता है उसकी थोड़ी सहायता भी हो सके। पहले क्या होता था कि जो पीड़िता होती थी उसके ऊपर ये बटन डाल दिया जाता था कि वो प्रूफ करेगी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब ये जिसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा अब वो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी मतलब घटना घटी है इसमें उसका हाथ नहीं है। तो मतलब अब जो एक मतलब एविडेंस का जो बर्डन था वो किसके ऊपर डाल दिया गया? पीड़िता से हटाकर उस व्यक्ति के आरोपी के ऊपर डाला गया जिसके ऊपर आरोप लगाए। तो ये एक सकारात्मक चीज़ देखी गई थी और सरकार के ऊपर दबाव था, इसीलिए सरकार ने कई सारे कानून लाए जो कि आज भी हम देख सकते हैं जिन्हें। तो इस आंदोलन एक ये बहुत ही सक्रिय महिला आंदोलन इस टाइम पर हुआ था, तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही उत्तर स्वातंत्र काल में, इसे आप स्वतंत्र लिख लो, उत्तर स्वतंत्र
काल में महिला आंदोलन, ठीक है। अब आज़ादी के बाद ही महिला आंदोलन की बात कर रहे हैं, हालांकि जो पहले बात की वो भी आज़ादी के बाद ही था। स्वतंत्रता के बाद 2 दशक आशावादी थे। संपूर्ण रूप से यह अनुभव किया जा रहा था कि जहां तक महिलाओं के मुद्दों का प्रश्न है, प्रमुख समस्या कानूनी समानता को वास्तविक समानता में बदलना है। देखिए दोस्तों, शुरुआती दौर जो था 1950 से 70 तक का, ये जो टाइम पीरियड था, नॉर्मली इस समय ऐसे ही माना जा रहा था। जो महिलाओं की मुख्य समस्या है ना, वो कानूनी समानता को लेकर है। महिलाओं को कानूनी समानता आप दे दो तो काफ़ी हद तक समानता समाज में स्थापित हो जाएगी। एक्चुअल में आप जैसा कि आजकल आप देख भी रहे हैं, यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। तो ये ऐसे, अब इसके इसके पीछे की मैं बात करता हूँ। देखिए, भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग समाज, मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो हर धर्म ने अपनी महिलाओं के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं। हालांकि हर धर्म ने अपने सोसाइटी के लिए, अपने धर्म के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं, लेकिन स्पेशली महिलाओं के लिए हर धर्म में आपको अलग अलग कानून देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर यही समस्या थी कि हम संविधान में तो समानता का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ज़मीनी स्तर पर उसे लागू करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कानूनी समानता को ज़मीनी स्तर पर लागू करना पड़ेगा, और जो अलग अलग धर्म है जहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, वहाँ पर जो कानून बने हैं उसे हमें रद्द भी करना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून जो किसी धर्म का है लेकिन वो महिलाओं के साथ एक तरह से भेदभाव कर रहा है, तो हम उसको किस तरह से राइट कह सकते हैं। अगर हम चाहते हैं महिला समानता लागू हो, तो हमें उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और महिला समानता के लिए कानून बनाने पड़ेंगे। तो पहले शुरुआती दौर में यही देखा गया और यही करने का भी प्रयास किया गया। स्पेशली देखिए, इसके परिणाम स्वरूप विशेष विवाह अधिनियम विवाह अधिनियम लाया गया, हिंदू विवाह एवं तलाक अधिनियम लाया गया, दत्तक अधिनियम लाया गया, अतः राज्यीय उत्तराधिकार अधिनियम तथा दहेज अधिनियम लागू किए गए। यहाँ पर शुरुआत में आप देखोगे कि हिंदू धर्म में ज़्यादा सुधार करने का प्रयास किया गया। एक्चुअल में ये भी था कि नेहरू वगैरह जो मतलब नेता थे, उनका ये भी विचार था कि अभी जो अल्पसंख्यक है, अगर हम उनके साथ ऐसा करेंगे तो वो डर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जिसके बाद जो भारत में जो लोग रह रहे थे, अल्पसंख्यक जो वर्ग था, उसको पूरा उम्मीद था कि भारत हमारे लिए एक सुरक्षित प्लेस है, ठीक है। तो सुरक्षित प्लेस भारत को बनाए रखने के लिए भी जो बड़े नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि हम अचानक से यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह जैसा कोई बिल लाएं, जिससे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो डर जाए। तो इसलिए भी था कि जो बहुसंख्यक समुदाय है पहले उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि वो अभी डरा नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा आपको इस पॉइंट में समझ में आ गया होगा। स्वतंत्रता के बाद बस कानूनी समानता देने पर ही मुख्य फोकस किया गया था महिलाओं को। इसके साथ आप आगे देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, AIWC जैसे संगठन अभी तक अस्तित्व में हैं। ये आज़ादी से पहले का संगठन है। तथापि महिलाओं के 2 अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन भी बने। 1954 में संस्थापित भारतीय महिला का राष्ट्रीय संघ और 1981 में निर्मित अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संगठन। अब यहाँ पे आपको 3 संगठन के नाम आप चाहें तो याद कर लें, यूजफुल रहेगा आपके लिए। महिला, एक ये हो गया अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, और एक दूसरा था यहाँ पर 1954 में बना है ये भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ, और तीसरा यहाँ पर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संगठन, ठीक है। शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो ये है संगठन। तो वर्तमान समय में ये 3 प्रमुख संगठन आपको दिखाई देंगे, महिला संगठन है ये बहुत बड़े। अतः भारत में 3 महत्वपूर्ण महिला संगठन हैं, AIWC, NFIW तथा AIDWAI, ठीक है। इनके विस्तृत नाम ऊपर आपको दिखाई देंगे। इनमें से किसी का भी प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनका कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध नहीं है। परंतु AIWC ने के कांग्रेस पार्टी से निकट संबंध माने जाते हैं। NFIW के CPI से तथा AIWA के CPIM से संबंध हैं। एक सामाजिक वर्ग के रूप में महिलाओं की भूमिका के संबंध में इन तीनों संगठनों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। वे राजनीतिक प्रक्रिया में उठाए गए मुद्दों पर भी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप देखिए 3 प्रमुख महिला संगठन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। और ये प्रत्यक्ष रूप से कोई राजनीतिक पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या प्रत्यक्ष रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इन पर प्रभाव है। जैसे कि AIWC जो है वो कांग्रेस पार्टी के निकट में है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से काफ़ी ज़्यादा निकट है। इसके अलावा ये जो दूसरी जो 2 यहाँ पे महिला संगठन है, तो ये एक CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित है। इनके अपने अलग अलग दृष्टिकोण है। ये महिला जो संगठन है इनके अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण है, इनका अपना अपना नजरिया है। 1927 में निर्मित AIWC ने राष्ट्रीय
आंदोलन में बहुत सक्रियता दिखाई। 1954 में गठित NFIW भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका के प्रति एक विभिन्न दृष्टिकोण प्रायोजित करता है। NFIW ने 1972 से 1974 के बीच मूल्य वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन में अन्य महिला संगठन के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1927 में निर्मित ये जो संगठन था, इसने बहुत सारी राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1954 में ये वाला जो संगठन है, महिला संगठन, इसने भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका के प्रति अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनको सामने लाया है इस संगठन ने। इसके साथ ही जो मूल्य वृद्धि थी 1972-1974 के बीच में, जो महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो इसका विरोध करने के लिए भी इसने प्रबल रूप से विरोध किया था इस महिला संगठन ने। इसके साथ ही 1981 में एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरे AIDWA ने दहेज समस्या की सामाजिक जड़ों पर सफलतापूर्वक दबाव डाला तथा सरकार को भी दहेज विरोधी कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए बाध्य कर दिया। मतलब 1981 का ये जो संगठन था, इसने दहेज समस्या पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब इसका विरोध किया, सरकार पर इसने बहुत ज़्यादा दबाव डाला और इसका ही एक फलस्वरूप था, इसी का फलस्वरूप था कि सरकार दहेज विरोधी कानून सामने सरकार ने लाया। इन उपलब्धियों के बावजूद महिला आंदोलन की यात्रा सुगम नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन असमानता के मूलभूत आधारों को चुनौती देता है। स्वाभाविक है कि जो लोग सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वे अपने पद के लोभवश आगे आने को तैयार ही नहीं हैं। आज महिला आंदोलन न केवल आंदोलन की बाहरी शक्तियों द्वारा, बल्कि आंदोलन के अंतर्गत ही विकट चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए दोस्तों, भले ही कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं महिला आंदोलन ने, लेकिन फिर भी आज भी अगर हम बात करें तो महिला आंदोलन में और भी ज़्यादा मतलब प्रगति होनी चाहिए, या एक सही रूप से महिला आंदोलन सामने आने चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आज भी महिला आंदोलन हमें नहीं देखने को मिलते। अगर होते भी हैं तो कई बार राजनीतिक अइच्छा के कारण भी कई सारे जो महिला आंदोलन होते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, या कई सारे जो केस निकल कर आ रहे हैं सामने, वो स्पष्ट रूप से सामने आ ही नहीं पाते। महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है या जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं समाज में, वो स्पष्ट रूप से बहुत सारी घटनाएं सामने भी नहीं आ पाती। तो इसमें कई सारी समस्याएं हैं, और ये जो महिला संगठन है, इनके अंदर भी कई सारी चुनौतियाँ हैं जिसको दूर करना आवश्यक है, ताकि महिलाओं के लिए एक जो राइट होता है वो सही से स्थापित किया जा सके, सही से उनको समानता स्वतंत्रता दिलाई जा सके। एक्चुअली में जो महिला है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग रहा है, क्योंकि सदा से ही जो महिला है वो, उनके लिए ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे उनका शोषण ही हुआ है। तो आई होप आप मेरी बात यहाँ तक समझ रहे होंगे। आई होप आपको महिला आंदोलन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बात कर ली महिला आंदोलन की। महिला आंदोलन को हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया है, और यहाँ तक आपको महिला आंदोलन समझ में आ गया। किसान आंदोलन पढ़ा दिया, महिला आंदोलन पढ़ा दिया आपको। इसके अलावा जो दूसरे जो आंदोलन हैं उनको भी आपको जल्द ही पढ़ा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।